हेलो। तो आज हम इस वीडियो के अंदर कुछ केस स्टडीज करेंगे और हम अपने चैप्टर में आगे चलेंगे, ठीक है। तो जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी, लास्ट वीडियो जाके देखिए, उसके अंदर मैंने टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट विद फंक्शंस पढ़ाया प्रॉपर तरीके से। तो हमारी इस सीरीज की जो चैप्टर चल रहा है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसकी 4 वीडियोस हमारी कंप्लीट हो गई हैं और उसके अंदर हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट तक कंप्लीट कर लिया है। तो लास्ट क्लास के अंदर आप अगर जाके देखेंगे तो मैंने आपको केस स्टडी कराई थी। कौन सी केस स्टडी कराई थी? आशुतोष गोयनका वाले की, जिसके अंदर हमसे क्या पूछा गया था, लेवल पूछा गया था कि आशुतोष गोयनका किस लेवल पे वर्क कर रहा है। तो हमने आइडेंटिफाई करा था कि आशुतोष गोयनका टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे वर्क कर रहा है। और ये जो सीबीएस केस स्टडी थी, ये सीबीएसई केस स्टडी है। ये केस स्टडी जो आई है, ये कब आई हुई है? सीबीएसई दिल्ली रीजन 2017 की केस स्टडी है। समझ रहे बात को? ठीक। तो आज हम आगे चल रहे हैं, आज हम नेक्स्ट केस स्टडी करते हैं ठीक है। अब नेक्स्ट केस स्टडी की अगर हम बात करें तो देखो, मैंने आपको क्या बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि केस को पढ़ने से पहले हमें क्वेश्चन रीड करना है। आओ जरा क्वेश्चन रीड करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई करो। क्या आइडेंटिफाई करना है? द लेवल एट विच ऋषितोष मुखर्जी वॉज वर्किंग। जिस लेवल पे ऋषितोष मुखर्जी वर्क कर रहा था, हमें वो लेवल को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। इतनी बात समझ में आई? ठीक। तो अब लेवल को आइडेंटिफाई करना है तो हमें केस पढ़ना पड़ेगा। तो पहले मेरे माइंड में सेट हो गया कि मेरे को लेवल फाइंड करना है केस के अंदर। अब मैं केस रीड करूंगा तो मेरे माइंड के अंदर लेवल्स रहेगा कि मेरे को बस लेवल आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आओ जरा रीड करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। लिखा है ऋषितोष मुखर्जी हैज ज्वाइंट एएमबी लिमिटेड। एएमबी लिमिटेड कंपनी ऋषितोष मुखर्जी ने ज्वाइन करी है, ठीक है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेटर्स। कंपनी क्या बनाती है? कंपनी रेफ्रिजरेटर्स बनाती है। उसके बाद लिखा है ही फाउंड दैट हिज डिपार्टमेंट, देखो वर्ड क्या लिखा है? हिज डिपार्टमेंट। अब जब वो बोल रहा है हिज डिपार्टमेंट, मतलब उसका डिपार्टमेंट, अपना डिपार्टमेंट। अब मैंने आपसे बोला जब भी इस तरीके से बात हो, वो अपना डिवीजन, अपना डिपार्टमेंट, अपना एरिया, अपना जोन, इसकी बात करे ना, तो हमेशा बंदा कहाँ बैठा है? बंदा बैठा है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे। ऊपर मैंने बात करी थी तो वो पता है किसके बारे में सोच रहा था? पूरी कंपनी के बारे में। देखो कंपनी का प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा था, वो उसके बारे में सोच रहा था। तो मैंने बोला बंदा कहाँ है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे। आज बंदा क्लियरली लिखा है किसके बारे में सोच रहा है? अपने डिपार्टमेंट के बारे में। और क्या सोच रहा है? कि उसका जो डिपार्टमेंट है अंडर स्टाफ्ड है, लोग कम है उसके डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। एंड अदर डिपार्टमेंट वाज नॉट नॉट कोऑपरेटिंग विद हिज डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और अदर डिपार्टमेंट उससे कोऑर्डिनेट भी नहीं कर रहे ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली वर्क कर सके, ठीक है। तो यानी क्लियरली दिख रहा है बंदा कहां बैठा है? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे। देयरफॉर ही इंश्योर्ड दैट हिज डिपार्टमेंट वाज रिक्वायर्ड has required number of employees and its operation with the other departments is improved। तो उसने क्या सोचा कि भाई उसके डिपार्टमेंट में लोगों की जरूरत है और उसका जो कोऑर्डिनेशन है, उसका जो वर्किंग, उसके डिपार्टमेंट की जो वर्किंग है वो अदर डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन में वर्क करे, ठीक है। तो ये सारी बातें हो रही है। अब मैंने आपको बोला था मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस बताए थे। कुछ फंक्शंस तो मेरे को दिख रहे हैं। जैसे पहले मैं कुछ फंक्शंस रिवाइज करा देता हूँ। पहले था इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज एंड प्लान्स मेड बाय टॉप लेवल टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ensures that whether their department has necessary personnel or not। चेक करते हैं ना कि उनके डिपार्टमेंट में नेसेसरी पर्सनल मतलब एम्प्लॉइज हैं या नहीं, तो वो तो लिखा हुआ है। उनको ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। और अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये वाला भी लिखा हुआ है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ऑल्सो स्टेट 3 more फंक्शंस। तो 2 फंक्शन तो दे ही रखे हैं इसके अंदर। कौन कौन से फंक्शन दे रखे हैं? एक तो वो अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर रहा है दूसरे डिपार्टमेंट से, और चेक कर रहा है कि उसके डिपार्टमेंट में नेसेसरी पर्सनल है या नहीं। तो 2 तो बात दे रखी है। मैंने 5 लिखवाया, देखो 3 पूछ रहा है। और क्या क्या पूछ रहा है? इंटरप्रेटिंग दी पॉलिसीज एंड प्लान्स, असाइनिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देम, और लास्ट वाला उनको मोटिवेट करना टाइम टू टाइम। ये 3 आप इसके अंदर लिख सकते थे। बात समझ में आई? ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ऑब्जेक्टिव की केस स्टडी भी करेंगे अभी। देखो जैसे नेक्स्ट वाली केस स्टडी किसकी दे रखी है? लिखा है हमें आइडेंटिफाई करना है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। और नेक्स्ट वाली भी किसकी? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके ऊपर आऊंगा। वैसे मैंने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा दिए, अभी मैं थोड़ा आगे चल रहा हूँ। केस स्टडी में लूंगा, एक साथ लूंगा। ये फिर भी केस स्टडी मैंने इसलिए करा दिए ताकि आपको समझ में आ जाए केस स्टडीज को अप्रोच किस तरीके से करना है, ठीक है। आओ जरा आगे चलते हैं। अब आगे अगर हम चलेंगे तो देखो मैंने आपको कहां तक करा दिया था कल। मैंने आपको अपना अगर बात करी जाए, मैंने आपको देखो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट करा दी थी, है ना। तो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को मैंने बताया था ऑपरेशनल मैनेजमेंट और सुपरविजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो ऑपरेशनल मैनेजमेंट, और इधर क्या बोलते हैं? सुपरविजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यार सुपरविजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्लियर है? तीनों लेवल कंप्लीट। अब मैं आगे चल रहा हूं। अब आगे जब हमारा टॉपिक आता है, देखो टॉपिक तो वैसे क्या आता है? टॉपिक्स तो आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस। बट ये टॉपिक सबसे एंड में कराऊंगा क्योंकि ये आप ही बताओगे मुझे।
जब पूरा चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैनेजमेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो पहले पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे फिर इंपॉर्टेंस पाएंगे। अब जरा एक छोटा सा मैंने डायग्राम बना रखा है, जरा देखना है यहाँ पे। अगर मैं टॉप लेवल की बात करूं तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे कौन कौन लोग आते हैं, कोई एक रिवीजन है और कुछ नहीं है ये। ठीक है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे कौन 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 लोग जरा बताएंगे आप। एक है हमारा सीईओ, उसके बाद सीएमओ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो मिडिल लेवल पे कौन कौन आता है जरा बताओगे। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं, है ना। देखो मैंने वर्ड भी लिख रखा है यहाँ पे, क्या कौन आता है जरा बताना, डिपार्टमेंटल हेड्स। अब इसके अंदर परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, रीजनल मैनेजर, ये सारे के सारे लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, लोअर लेवल की, तो लोअर लेवल पे कौन लोग आते हैं, जो वर्कर्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, जो वर्कर्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है ना, लिख रखा है देखो, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द वर्कर्स। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन आएगा, वही सुपरिटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर, सुपरवाइजर, फोरमैन एटसेट्रा। तो मैंने यहाँ पे ये सब चीजें लिख के दिखा रखी हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज कमेंट में जाके मेरे को मेल आईडी अपनी मैसेज कर दीजिए। ठीक है, कमेंट में लिख दो मेल आईडी, मैं उस पर आपको फॉरवर्ड कर दूंगा मेल। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंस मैंने क्या बोला, इंपॉर्टेंस हम बाद में करेंगे, इंपॉर्टेंस आप लोग ही बताएं को मुझे। ठीक है, अब मैं आगे चल रहा हूँ। अब जो टॉपिक आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो मैं इस पे स्टार बना रहा हूँ। अब मैं स्टार क्यों बना रहा हूँ, स्टार इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये चमक जाए टॉपिक। क्यों चमका रहा हूँ इस टॉपिक को मैं, इस टॉपिक को मैं इस वजह से चमका रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बच्चों को समझने में। ठीक है, अब मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, नेचर पढ़ाने जा रहा हूँ मैनेजमेंट का। अब आप बोलोगे सर मैनेजमेंट का नेचर तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, हम पढ़ के आए हैं मैनेजमेंट का नेचर। ठीक है, सही बात है, मैनेजमेंट का नेचर पढ़ रखा है आपने। नेचर, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही तो बात होती है। बट आज आपको मैनेजमेंट का नेचर पता है कैसे पढ़ना है, एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट आप पढ़ने जा रहे हो। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब ये डेफिनेशन याद करो, मैनेजमेंट क्या थी, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर, दूसरों से काम कराने की कला को ही तो हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। तो मैं इसको आर्ट क्यों बोलता हूँ, कला क्यों बोल रहा हूं मैं मैनेजमेंट को, आज उसी का मैं आपको आंसर करने जा रहा हूं। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ये आर्ट होती क्या है ना। तो आर्ट को समझने के लिए आओ जरा हम बात करते हैं। पहले मैं बताता हूँ, आर्ट के ना तीन फीचर होते हैं। कितने फीचर होते हैं, तीन। अब ये तीन फीचर जिस चीज में प्रेजेंट है वो भी आर्ट हो जाती है। तो पहले हमें समझना पड़ेगा ये आर्ट के तीन फीचर्स होते कौन से हैं, है ना। और जरा एक एक करके समझते हैं। देखो पहला क्या लिखा है, पहला लिखा है प्रेजेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रेजेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट के अंदर हमेशा कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज प्रेजेंट रहती है जो हमें एक्वायर करनी पड़ती है। अगर मेरे को आर्टिस्ट बनना है, ठीक है, तो मेरे को कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज है वो मेरे को एक्वायर करनी पड़ेगी। यानी इन सिंपल लैंग्वेज, आपके लैंग्वेज में बोलूं तो मेरे को पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज एक्वायर करनी पड़ेगी। तो अगर मेरे को म्यूजिक सीखना है, म्यूजिक भी आर्ट है, तो मेरे को उसमें भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। सुन रहे हो मेरी बात, है ना। तो कुछ भी आर्ट फॉर्म ऐसी जो आपको सीखनी है, आर्टिस्ट बनना, वहां पे थ्योरेटिकल नॉलेज है तो आपको एक्वायर करनी पड़ेगी। तो आर्ट का पहला फीचर है, देयर इज ऑलवेज प्रेजेंस ऑफ सम थ्योरेटिकल नॉलेज व्हिच नीड्स टू बी एक्वायर्ड इफ यू वांट टू बिकम एन आर्टिस्ट। ठीक, उसके बाद आपने थ्योरेटिकल नॉलेज एक्वायर कर ली, पढ़ाई कर ली, ठीक है, फिर आप उस नॉलेज को, थ्योरेटिकल नॉलेज को जब अप्लाई करोगे ना, तो उसके अंदर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन आएगी। देखो लिखा नहीं है, देखो लिखा है यहाँ पे क्या, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। ना व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब होता है आप उसको अपने तरीके से, अपने ओन स्टाइल से अप्लाई करोगे। अब इसका क्या मतलब है, इसके दो एग्जांपल देता हूं मैं। फॉर एग्जांपल, गाना गाना अरिजीत ने भी सीखा, गाना गाना सोनू निगम ने भी सीखा। अब मुझे बताओ, जो अरिजीत का तरीका है, जो सोनू निगम का तरीका है, किसी और सिंगर का मैच करता है क्या, नहीं ना। सबके गाने का स्टाइल क्या है, अपना अलग है। इवन दो दे हैव एक्वायर्ड द सेम सेट ऑफ नॉलेज, उनके पास सेम सेट ऑफ नॉलेज है, बट उन्होंने उस नॉलेज को अपने तरीके से, अपने ओन स्टाइल से अप्लाई करा। इसको बोलते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब फॉर एग्जांपल एक और देता हूं, आप लोगों ने भी बचपन से लिखना सीखा, हमने भी लिखना सीखा। अब आपकी हैंड राइटिंग हमारी हैंड राइटिंग मैच नहीं करती, है ना, क्योंकि हमने उसको अपने स्टाइल से अप्लाई करा है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। ठीक है, कि सब लोग सेम नॉलेज, सेम सेट ऑफ नॉलेज को एक्वायर करके अप्लाई अपने तरीके से करते हैं, इसको बोलते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। बात समझ में आ रही, जो मैं बोल रहा हूं मैंने सारी चीजें नीचे कंटेंट में लिखवाई हुई हैं। ठीक है, अच्छा, दो फीचर हो गए हमारे, तीन फीचर का वादा करा है मैंने आपसे। पहला फीचर था प्रेजेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, दूसरा था पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, तीसरा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। देखो यहां लिखा है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, है ना। आर्ट किस चीज पे बेस्ड है, आर्ट बेस्ड है प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे। क्या मतलब है इस बात का,
जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा आप क्रिएटिविटी शो करेंगे, आर्ट उतनी आपकी इंप्रूव होती चली जाएगी। ठीक है, आर्ट के साथ क्या है, आप जब से लिखना सीख रहे हैं, ठीक है, आप लिखते 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 आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव होती है, स्पीड इंप्रूव होती है ना, करेक्ट। गाना गाते रहोगे, गाते का तो वॉइस आपकी ठीक होती जाएगी, है ना। तो यही बात है आर्ट के साथ, क्या है, आर्ट के साथ जितना उसको प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी शो करोगे उतनी ज्यादा वो इंप्रूव होती है। बात समझ में आ रही है? यानी आर्ट एक्सपीरियंस पे बेस है, जितना आप एक्सपीरियंस उतनी अच्छी आपकी आर्ट। तीन बातें हो गई आर्ट की, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज या प्रेजेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, बोलो प्रेजेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। दूसरा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन एंड बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब ये तीन फीचर अगर मैनेजमेंट में प्रेजेंट है तो मैनेजमेंट भी एक आर्ट बन जाएगी। ये तीन फीचर जहां पे प्रेजेंट है वो एक आर्ट है। पहले में मैनेजमेंट पे अप्लाई ना करके टीचिंग पे अप्लाई करते हैं। हम देखते हैं कि टीचिंग एक आर्ट है या नहीं है। बताओ, टीचर बनने के लिए क्या प्रेजेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज होना जरूरी है? आंसर इज यस। अगर आपको टीचर बनना है तो आपको एक सेट ऑफ नॉलेज क्या करनी पड़ेगी, एक्वायर करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। दूसरा, मैंने सेम सेट ऑफ नॉलेज एक्वायर करी है, ठीक है, और किसी और पर्सन ने भी सेम सेट ऑफ नॉलेज एक्वायर करी है, वो भी पढ़ा रहा है, मैं भी पढ़ा रहा हूं, क्या हम दोनों के पढ़ाने का तरीका सेम होगा? नहीं होगा ना। ठीक, सेम सेट ऑफ नॉलेज को हम अपने अपने तरीके से पढ़ाएंगे, तो सारे टीचर्स का पढ़ाने का तरीका क्या है, अलग है। ठीक, तो उसको बोलते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। दूसरा भी प्रेजेंट है कि टीचिंग में भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ही आ रही है। उसके बाद लास्ट आता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। क्या टीचिंग प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड है? हाँ, ऑब्वियसली। जितने टाइम तक, जितने ज्यादा टाइम तक मैं पढ़ाता रहूंगा, जितना ज्यादा मैं पढ़ाऊंगा, उतने मेरे कॉन्सेप्ट शार्प होते चले जाएंगे, उतना मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी इंप्रूव होती चली जाएगी। यानी टीचिंग भी क्या है, टीचिंग एक आर्ट है। वाई? क्योंकि तीनों फीचर्स प्रेजेंट दिख रहे हैं। पहला, प्रेजेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब आओ, अब जरा अप्लाई करते हैं इसको किसके ऊपर, इसको अप्लाई करते हैं मैनेजमेंट के ऊपर। बताओ, क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? पहला, क्या मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज है? आंसर इज यस। ठीक, मैनेजमेंट के अंदर काफी सारी थियरीज एंड प्रिंसिपल्स हैं जो लोगों ने दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, सेकंड चैप्टर आपका आ रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसके अंदर आपको पढ़नी जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के अंदर कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और थियोरीज है जो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो मैनेजमेंट के अंदर अगर आपको अच्छा मैनेजर बनना है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो दूसरा है किस पे, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। क्या एक मैनेजर जिसने सेम सेट ऑफ नॉलेज एक्वायर करी है, मैंने भी सेम सेट ऑफ नॉलेज एक्वायर करी है, कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका सेम होगा या अलग अलग? ऑब्वियसली अलग अलग होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, भले ही हमने सेम सेट ऑफ नॉलेज एक्वायर करी है, बट एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका हम दोनों का अलग है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी है। उसके बाद लास्ट आता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब मैं लास्ट बात बोलता हूं कि वो मैनेजर जो 20 साल से काम कर रहा है इंडस्ट्री के अंदर, और एक मैनेजर जो अभी नया नया आया, दोनों में से किसकी मैनेजरियल स्किल्स ज्यादा इंप्रूव्ड होंगी, अच्छी होंगी, बेटर होंगी? ऑब्वियसली जो 20 साल से काम कर रहा है। तो यानी मैनेजमेंट भी किस पे बेस्ड है, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे डेली बेसिस पे, आपकी मैनेजरियल स्किल्स इंप्रूव होती चली जाएंगी। मैनेजमेंट के अंदर भी आर्ट के तीनों फीचर प्रेजेंट है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। अब मैंने ये बात तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बता दी थी आपको जब हमने चैप्टर स्टार्ट करा था। बताओ, बोलो, मैनेजमेंट की डेफिनेशन जिस दिन पढ़ी थी मैंने, देखो सर्कल कर दिया था, मैंने बोला था मैनेजमेंट क्या है, बताओ भाई। मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक आर्ट है। किस चीज की? दूसरों से काम कराने की, गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। कैसे काम कराना, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू अटेन द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। आज मैंने उस बात को प्रूव कर दिया है। व्हाई मैनेजमेंट इज एन आर्ट? बिकॉज देयर आर three features of art, and all the three features of art are present in management. That is presence of theoretical knowledge, personalized application, and last, based on practice and creativity.